आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इसके साथ मैं कैपेसिटर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगी। हर क्लास में 4 to 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, गुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप 30 मिनट्स में उन 5 क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। उसके बाद उसके सॉल्यूशन को, उसके एक्सप्लेनेशन को समझकर अपने आंसर्स को मैच करिए और बेटर कॉन्फिडेंस हासिल करिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल अबाउट मूविंग चार्जेस। ठीक है, तो नॉर्मली हमें क्या पता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रख देते हैं तो एक इंड्यूस्ड फील्ड कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, जो एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल और अपोजिट होती है और फील्ड अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर हम कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दें और बैटरी सर्किट को कंप्लीट करते हुए उस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है और चार्ज फील्ड के अकॉर्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करके मूव करता है। तो जब हम कंडक्टर को फील्ड बैटरी से कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, और जब कंडक्टर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या हो रहा है, वो आज की क्लास में हम समझेंगे। तो पहले हम एक कंडक्टर लेते हैं और यहाँ पर हमने सर्किट तो कनेक्ट किया है पर की ओपन है, मतलब कंडक्टर पर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं है अभी। तो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत तेज़ रैंडम मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी परफॉर्म करते रहते हैं। अगर इस मोशन को हम फोकस करें तो ये मोशन कैसा होता है, ये इतना रैंडमली ओरिएंटेड होता है कि किसी एक डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये इतना रैंडमली मूव करता है कि अगर किसी एक डायरेक्शन में इसका नेट मोशन या डिस्प्लेसमेंट हम जानना चाहें तो हम इस कंक्लूज़न पर पहुंच सकते हैं कि ये नेट किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट किसी एक डायरेक्शन में नेग्लिजिबल है या नहीं है। तो ये मोशन चार्ज का करंट फ्रेम नहीं करता है। लेकिन अगर इसी कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दें और स्विच ऑन कर दें, बैटरी से कनेक्ट किया और स्विच ऑन कर दिया, तो अब क्या होगा कि एक पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी इस कंडक्टर के 2 एंड्स पर प्रोड्यूस कर देगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अक्रॉस स्टैब्लिश हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और नेगेटिव चार्ज को फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक्सपीरियंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर रैंडम मोशन कर रहा था, ये उसको भी ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो रैंडम मोशन तो वो अभी भी करता है, लेकिन इस रैंडम मोशन के साथ साथ उसको इस फोर्स की डायरेक्शन में भी मूव करना शुरू करना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है पर ये फोर्स उसको पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भी धक्का दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन के ऊपर एक फोर्स की डायरेक्शन में भी मोशन सुपर इम्पोज हो गया। तो अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन
पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भी थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा अपने रैंडम मोशन के साथ साथ। ये बिल्कुल वैसा मोशन है जैसे फुटबॉल प्लेयर्स फुटबॉल को जिग जैग मोशन देते हैं, लेकिन साथ साथ वो गोल पोस्ट की ओर भी चलते हैं। और ऐसा सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा। सब उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे और रैंडम मोशन के साथ साथ पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भी चलने लगेंगे। अब इस दो तरह के मोशन से क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलेगा, तो क्योंकि ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स इसको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पहले कुछ भी नहीं थी, जिसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव टर्मिनल की ओर पहले कुछ भी नहीं था, वो अपनी इनिशियल u इक्वल टू 0 से एक्सेलरेट होकर कुछ वेलोसिटी v किसी टाइम इंटरवल में अटेन कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ज़ीरो वेलोसिटी से एक्सेलरेट करके v वेलोसिटी तक पहुंच रहा है। तभी रास्ते में ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या जो एटम्स के जो लैटिस ऑफ द मेटल है उसमें उसके एटम्स एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में सेट हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते हुए रैंडमली मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जब बढ़ने लगेगा तो ये इनमें से किसी एटम से टकरा सकता है। ये वो एटम्स हैं जिनसे ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हैं और हमको पीछे एक पॉजिटिव आयन छूटे हुए दिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के इस मोशन की वजह से ये जब आपस में टकराते हैं तो एनर्जी लूज़ करते हैं। वो एनर्जी जो इन्होंने अभी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से गेन की थी, वो एनर्जी जिसकी वजह से ये वो फोर्स जिसकी वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलना शुरू किए थे, जब ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते करते इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, तो क्या होगा? इसका मोशन इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है कि ये किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाए। हमारा इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में चल रहा था, जिसने अभी अभी अपनी इस डायरेक्शन में ज़ीरो स्पीड से v स्पीड गेन की थी, वो किसी और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर गया और उस इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अलग हो गई। अब इस इलेक्ट्रॉन ने जो ये नई डायरेक्शन अटेन की, इस डायरेक्शन में चलते हुए भी तो इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स फील होगा। तो इलेक्ट्रॉन ने अपने डायरेक्शन को डिस्टर्ब तो कर लिया, लेकिन फिर से ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फिर से ये नए सिरे से इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। अब जब वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा तो फिर से जब तक वो v वेलोसिटी गेन करता है एक्सेलरेट होकर, किसी और इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है। उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो फिर से एक बार उसकी जो डायरेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब मान लो वो इधर की ओर डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन फिर से इस फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगेगा। फिर से वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू करेगा, फिर से एक्सेलरेट होगा, इस डायरेक्शन में अपनी
ज़ीरो वेलोसिटी से फिर से एक्सेलरेट होगा, फिर किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराकर या लैटिस एटम से टकराकर वो फिर से अपना रास्ता भटकेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस फोर्स की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलते हुए बार बार कोलिजन करेगा इलेक्ट्रिकली, अपना रास्ता भटकेगा, लेकिन फिर से उस डायरेक्शन में मोमेंटम और वेलोसिटी गेन करेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर उसकी एनर्जी लूज़ होगी, फिर वो अपना डायरेक्शन भटकेगा, फिर से फोर्स एक्सपीरियंस करके उस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। तो इस मोशन को अगर हम सिंप्लीफाइड मॉडल के फॉर्म में देखना समझना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन बार बार स्पेसिफिक डायरेक्शन में ज़ीरो वेलोसिटी से एक्सेलरेट होकर किसी वेलोसिटी तक पहुंचेगा, कोलाइड करेगा, उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी फिर से ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि वो किसी और डायरेक्शन में चलने लगेगा, फिर से वो उस डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करेगा फोर्स की वजह से, फिर से वो अपनी वेलोसिटी को उस डायरेक्शन में ज़ीरो से एक वेलोसिटी v तक एक्सेलरेट करके अटेन करेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर किसी और डायरेक्शन में मुड़ जाएगा और उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी फिर से ड्रिप करके ज़ीरो हो जाएगी, फिर वो मोमेंटम गेन करेगा फोर्स की वजह से और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये जो कंटिन्यूअस कोलिजन्स हैं इनकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लगातार एक्सेलरेट होकर बहुत हाई स्पीड नहीं गेन करेगा, बल्कि वो ऑन एन एवरेज एक वेलोसिटी से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेगा। ये जो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गेन कर रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड established by the battery, इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम देते हैं। तो अब हमने क्या समझा कि जब बैटरी एक कंडक्टर के एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर देती है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल एक मोशन सुपर इम्पोज हो जाता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स अब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ड्रिफ्ट करने लगते हैं और लगभग एवरेज स्पीड से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलने लगते हैं। ये एवरेज स्पीड क्यों मेंटेन रहती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपस में या लैटिस एटम से बार बार टकराते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एनर्जी गेन कर रहे हैं उसे खोते रहते हैं। तो ये एक बहुत हाई स्पीड पर नहीं पहुंच पाते, बल्कि एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं उससे ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगते हैं। तो ये है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। एटॉमिक लेवल पर कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है उसको एक सिंप्लीफाइड मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश। अब हम इस पर डिटेल में जाएंगे। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दो कोलिजन्स के बीच इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है या डिस्टेंस कवर करता है उसको समझेंगे, डिफाइन करेंगे और फिर एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी which an electron attains in the direction of electric force is called drift velocity of electron. Then average distance covered by electron in the direction of force, electric force, between two consecutive collisions, successive collisions, is defined as mean free path and it is represented by lambda. तो दो कोलिजन्स के बीच इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज जो डिस्टेंस कवर करने पा जाता है उसको हमने कहा मीन फ्री पाथ। इसी तरह से दो कोलिजन्स के बीच इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज जिस टाइम इंटरवल में डायरेक्शन ऑफ फोर्स में चल पाता है उस टाइम इंटरवल को दो
सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच जो टाइम इंटरवल होता है उसको हमने डिफाइन किया रिलैक्सेशन टाइम टाउ से। तो हम कहेंगे एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो अब तीनों डेफिनिशंस को ठीक से समझने के बाद हमें इसे याद करना होगा, क्योंकि बोर्ड के लिए ये तीनों डेफिनिशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे हम डिस्कशन को बढ़ाते हुए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करेंगे और इसके लिए एक लॉजिक यूज़ करेंगे। तो सारे बच्चे अब उस लॉजिक को बहुत ध्यान से समझेंगे। हम करंट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? हम करंट को डिफ़ाइन करते थे पहले कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन ये अधूरी डेफिनेशन थी। ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो करे, उतने चार्ज को हम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो मानेंगे। यहाँ से यहाँ तक फ्लो करे, उसे हम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो मानेंगे। तो ये स्पेसिफाइड नहीं था, तो हमने डेफिनेशन को करंट की और स्पेसिफिक किया। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इमेजिन करेंगे कंडक्टर का। मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू है A। अब ये इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करता है, तो हम कहेंगे कि जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पर यूनिट टाइम क्रॉस करेगा वो इलेक्ट्रिक करंट है। थोड़ा और इसको इलैबोरेट करें तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन dt time, amount of charge, let us represent it with dq, crossing this cross sectional area in dt time will define the current as dq upon dt। तो अगर हमें करंट को डिफाइन करना है तो हमें पता करना पड़ेगा कि कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को dt टाइम में क्रॉस कर रहा है। तो उस चार्ज की वैल्यू को पता करने के लिए हमने एक लॉजिक यूज़ किया। हमने कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करेगा वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करेगा। तो dt टाइम में वो इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना आगे तक जा सकता है? vd इंटू dt। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को dt टाइम में इतनी लेंथ तक कवर करके यहाँ पहुँचेगा तो dt टाइम में जितने भी इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कवर करेंगे वो सब के सब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से इस डिस्टेंस तक फैले होंगे, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जो इसे कवर करेगा वो vt dt टाइम यहाँ पहुँच जाएगा और बाकी जो बाद के इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करेंगे वो सब इस शेडेड एरिया में मौजूद होने चाहिए। तो ये शेडेड एरिया तो एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बना रहा है जिसकी लेंथ vd dt है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। तो अगर हम ये पता कर लें कि इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि dt टाइम में कितने चार्ज ने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस किया। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को dt टाइम में क्रॉस कर गए उनको पता करने के लिए हमने कहा कि हर मेटल के यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो स्मॉल n है तो यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस पूरे शेडेड वॉल्यूम में स्मॉल n इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस शेडेड वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ इंटू एरिया।
यानी VD dt इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर गए? n इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस एरिया। अगर उसे हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको चार्ज पता चल गया जो इस ड्यूरेशन में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके इधर आया है। तो चार्ज अपॉन द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच दिस चार्ज इज क्रॉस दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये हमारी करंट आ गई, इसमें dt कैंसिल हो जाएगा और I की वैल्यू आ गई NEAVT। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि इस रिलेशन से कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो चलो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को समझते हैं। अगर हम एक ऐसा कंडक्टर इमेजिन करें जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये करंट जो फ्लो कर रही है वो थ्रू आउट द कंडक्टर वेरी नहीं करेगी। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो भी। क्यों? क्योंकि कहीं भी चार्ज रुकेगा नहीं, एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो हर क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो इलेक्ट्रॉन dt टाइम में क्रॉस कर रहे हैं और करंट फॉर्म कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन dt टाइम में वो चार्ज का अमाउंट तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द कंडक्टर। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वेरी कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे सेम रहे? तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को चेंज करते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले को मैथमेटिकली एनालाइज करें तो हम I, N और E जो थ्रू आउट द कंडक्टर सेम रहने वाले उनको एक साइड में ले आते हैं। अब ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो कंडक्टर में थ्रू आउट द लेंथ चेंज नहीं होंगी, और राइट साइड में क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो वेरी कर रहा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो वेरी कर सकती है। तो इस रिलेशन को देखो तो हमें साफ समझ में आता है कि जहाँ एरिया बड़ा होगा वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी, जहाँ एरिया पतला होगा वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो dt टाइम में एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहे हैं वो अपना नंबर मैनेज करेंगे और करंट को चेंज नहीं होने देंगे। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दो क्रॉस सेक्शनल एरिया में किस जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बताएंगे कि अगर A1 A2 से बड़ा है तो VD at 1 will be less than VD at 2। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको सब बच्चों को नोट करना चाहिए। अब नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी ओम्स लॉ। इसको भी हम डिराइव करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियोरी ऑफ द कंडक्टर, यानी जो कोलिजन थियोरी हमने अभी समझी उसके बेसिस पर हम इस रिलेशन को डिराइव करेंगे। तो अभी हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जब वेलोसिटी या मोशन गेन करता है तो एक तरीके से वो ज़ीरो वेलोसिटी से उस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। अब क्योंकि वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज इनटू फील्ड, तो वो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी u इक्वल टू 0 से इंक्रीज होकर किसी टाइम t पर v वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन वो कोलाइड कर रहा है लगातार दूसरे एटम से, दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो
उस कोलिजन में वो एनर्जी लॉस करेगा, डायरेक्शन लूज करेगा, डिस्ट्रैक्ट होगा और फिर से अपनी वेलोसिटी को u=0 से उठाएगा मोशन यानी पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक एवरेज vd वेलोसिटी को मेंटेन करके ड्रिफ्ट करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ये बात हमने अभी समझी थी, लेकिन अब इसे हम मैथमेटिकली इक्वेशंस में बदलेंगे। कैसे? हमको पता है कि दो कोलिजन्स के बीच की डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ कह रहे हैं और s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at² इक्वेशन का यूज़ करके हम लेमडा को रिलैक्सेशन टाइम से रिलेट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल बार बार उसकी 0 होती है और वो अगर अगले कोलिजन से पहले टाउ इंटरवल में लेमडा डिस्टेंस कवर करता है तो हम लेमडा को रिलैक्सेशन टाउ से इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ए को क्या लिखेंगे? फोर्स अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, साथ में टाउ स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस V बैटरी ने क्रिएट किया है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर L है तो हम लिख सकते हैं इसको हाफ E V अपॉन L साथ में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ स्क्वायर। ठीक, लेकिन हमको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी की तरह डिफाइन हुई है। लेमडा डिस्टेंस टाउ टाइम में चलने में जो वेलोसिटी एवरेज ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन ने गेन की उसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा है। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कह सकते हैं लेमडा अपॉन टाउ। तो लेमडा अपॉन टाउ यहाँ से कितना मिल जाएगा? देखो ई वी अपॉन एम ई एल और साथ में 2 और ये एक रिलैक्सेशन टाइम टाउ भी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम करंट के एक्सप्रेशन में रख दें तो देखो हमको V और I के बीच रिलेशन मिल जाएगा जो कि ओम्स लॉ होता है। तो VD की जगह पर ये एक्सप्रेशन रख दें तो NEA और VD की जगह रखो EV टाउ अपॉन 2MEL। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। NE² A टाउ V अपॉन 2MEL। कैलकुलेशन मेरे साथ चेक करते जाएंगे सारे बच्चे। अब यहाँ पर इसको हमें V अपॉन I इक्वल टू एक्सप्रेशन के फॉर्म में मॉडिफाई करना है। तो V अपॉन I हो जाएगा 2, ये N है बेटा, इसको N लिखिए, तो NE² A टाउ V अपॉन 2MEL। ठीक है, अब V अपॉन I हो गया 2MEL अपॉन NE² A टाउ। इस एक्सप्रेशन को हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और इसमें से L और A को थोड़ा सा अलग करके लिख लेते हैं और बाकी टर्म्स एक साथ। अब इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। V upon I is a constant according to Ohm's law. कब? When temperature is constant, material is same, material of the metal is same, length
and area of the conductor is same. यानी फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर अगर नहीं बदले तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट ये रेशियो कांस्टेंट रहता है, जिसको हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के नाम से। इस रेजिस्टेंस को हम और ध्यान से देखें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच ये रिलेशन होता है। अब इसको आप इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, ठीक है। हमें पता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल का सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ना तो लेंथ पर कंडक्टर के, ना एरिया पर। और यहाँ पे टर्म्स को देखो, 2 is a constant, mass of electron is a constant, number of electron per unit volume in material is a constant, charge is a constant, and relaxation time is highly dependent upon temperature. क्योंकि जितना हाई टेम्परेचर होगा इलेक्ट्रॉन्स में उतना रैंडम मोशन होगा, तो उनके कोलिजन की प्रोबेबिलिटी जल्दी जल्दी बढ़ जाएगी और रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो क्या रिलेशन मिलता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है। तो ये दो एनालिसिस पॉइंट्स ये बताते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट होगा, तो ये टर्म भी कांस्टेंट होगा। और अगर हम टेम्परेचर को नहीं बदलें तो ये टर्म कांस्टेंट होगा। लेंथ और एरिया को, यानी मटेरियल लेंथ और एरिया नहीं बदले तो ये टर्म भी कांस्टेंट होगा और ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट होगा इन कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पर, एंड विच इज द ओम्स लॉ। सो दिस रिलेशन derived from the analysis, microscopic analysis of the conductor. This relation is derived as the Ohm's law, that V upon I is a constant. If temperature is constant, same material, same length and same cross-sectional area conductor is considered.